हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मेटल आयन इन डीएनए रेप्लिकेशन कि मेटल आयन का क्या रोल होता है डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर। तो हम इसके अंदर लगभग 5 मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की। सबसे पहले बात करते हैं हम Mg2+ आयन की। Mg2+ आयन क्या होता है? मैग्नीशियम आयन आर हाईली एफिशिएंट, यानी कि जो मैग्नीशियम आयन होता है वो डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर मैग्नीशियम आयन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ से कि कैसे करता है, मतलब मैग्नीशियम आयन कैसे डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए किससे मिलके बनता है? अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारी तरह की उसके अंदर बॉन्डिंग्स होती हैं, पेंटोज शुगर होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, तब जाके हमारा डीएनए बनता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या रोल होगा उसके अंदर, मेन क्वेश्चन ये है। तो मैग्नीशियम आयन का रोल क्या होगा यहाँ पे कि अगर हमारा मैग्नीशियम आयन फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच नहीं होगा, अगर मैग्नीशियम आयन फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच नहीं होगा तो डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होना शुरू हो जाएंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होने की वजह से हमारा जो डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या हो जाएगा? अनबाइंड हो जाएगा। अनबाइंड का मतलब, डबल का मतलब हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का। तो अगर हमारा मैग्नीशियम आयन फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाइंड नहीं करेगा तो इनके यहाँ पे क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग्स होती हैं। तो अगर फॉस्फेट के साथ अटैच नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड है ये एक सिंगल स्ट्रैंड के अंदर आ जाएगी। ये इसमें लिखा है कि विदाउट द बाइंडिंग ऑफ मैग्नीशियम आयन विद फॉस्फेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अनबाइंड द डीएनए डबल हेलिकल टू अ सिंगल स्ट्रैंड। इतना क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है इसने? नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि सिर्फ जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ही होते हैं ना वो ही इंटरेक्ट करते हैं फॉस्फेट ग्रुप के साथ। ऐसा क्यों होता है? अब क्वेश्चन यहाँ से ये राइज होता है कि वो सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ही क्यों इंटरेक्ट होते हैं? क्योंकि देखो, फॉस्फेट जो होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? पॉजिटिव। तो और बेसिकली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? अल्कलाइन मतलब बेस होते हैं। दैट्स वाई जो यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ? फॉस्फेट के साथ, ताकि हमें स्टेबल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो सके वहाँ पे। It is important to mention that only alkaline earth metal ion interact with the negatively charged phosphate group can stabilize the double helical structure, यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर को करेंगे। यहाँ तक हमने बात कर ली मैग्नीशियम आयन की कि कैसे मैग्नीशियम आयन जो होता है उसका क्या रोल होता है डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर। अब बात करते हैं हम कॉपर 2+ आयन की। कॉपर 2+ आयन क्या करता है? कॉपर 2+ आयन डीएनए के स्ट्रक्चर को डीस्टेबलाइज करता है। वाइल कॉपर 2+ आयन कैन फेवर द अनबाइंडिंग या फिर डीस्टेबलाइज ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, यानी कॉपर 2+ क्या करेगा? डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। अब फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये क्यों करेगा, ऐसा क्यों किया उसने? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कॉपर 2+ होता है ये डीएनए के बेस के साथ भी बाइंड अप करता है। बेस में जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन ये सब होता है। यानी कि जो कॉपर होता है वो फॉस्फेट के साथ तो बाइंड करता है, लेकिन साथ के साथ वो किसके साथ बाइंड अप कर जाता है? साथ के साथ वो उसके बेस के साथ बाइंड कर जाता है। अब बेस के साथ बाइंड करेगा तो वहाँ पे क्या होगा? चारगेफ रूल का ब्रेक डाउन होगा। और जो चारगेफ रूल का ब्रेक डाउन होगा वो किसके थ्रू होगा? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा चारगेफ रूल का ब्रेक डाउन। तो जिसकी वजह से क्या होगा? कॉपर डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो मेन बात ये है यहाँ पे
कि जो कॉपर होता है वो हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो बेस पेयर के साथ भी अटैच हो जाता है और फॉस्फेट के साथ भी हो जाता है, जिससे चारगेफ रूल का ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स वाई कॉपर डिस्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इतनी बात हो गई। अब मैं इसमें लिख रखा है, देखो, द मेटल आयन बाइंडिंग विद डीएनए बेस break down the Chargaff rule through the breakdown of hydrogen bonding. That's why copper 2 plus ion destabilize the double helical structure of DNA. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि मैग्नीशियम आयन एंड कॉपर 2 प्लस आयन आर एंटागोनिस्ट फंक्शन टू ईच अदर। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। यानी मैग्नीशियम आयन के और कैल्शियम आयन के दोनों के फंक्शन क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मेटल आयन को, मतलब जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है या फिर हमारा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए के स्ट्रक्चर को वो ही मेटल आयन स्टेबलाइज करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाइंड अप होंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या कि वो ही मेटल आयंस हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करेंगे जो फॉस्फेट के साथ भी बाइंड होंगे एज वेल एज वो डीएनए के बेस के साथ भी बाइंड होंगे। वो क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज करेंगे। तो इसमें यही लिखा है कि दोज मेटल आयंस स्टेबलाइज द डीएनए स्ट्रक्चर विच हैविंग एफिनिटी टू बाइंड द फॉस्फेट ओनली, एंड दोज मेटल आयंस डिस्टेबलाइज द डीएनए स्ट्रक्चर which having affinity to bind the phosphate as well as base. इससे अगले नेक्स्ट पॉइंट में हमने एक सीरीज बताई है मेटल की, द सीरीज ऑफ मेटल आयन हैविंग हाई एफिनिटी टू फॉस्फेट। यानी फॉस्फेट के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो मैग्नीशियम की, फिर कोबाल्ट की है, फिर निकिल की है, फिर जिंक की है, कैडमियम और लास्ट में कॉपर। और अगर मैं पूछूं सीरीज बताओ कि बेस के साथ अटैच होने की, बेस के साथ इंटरेक्ट करने की, तो इसका जस्ट रिवर्स करेंगे। यानी कॉपर की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि कॉपर ने, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि कॉपर जो है वो डिस्टेबलाइज करता है उसके स्ट्रक्चर को डीएनए के। क्यों? क्योंकि वो बेस के साथ भी अटैच हो जाता है और फॉस्फेट के साथ भी अटैच हो जाता है। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? नाइट्रोजीनियस, द सीरीज ऑफ मेटल आयन विच हैव हाई एफिनिटी टू अबोव अटैच नाइट्रोजीनियस बेस दैट इज रिवर्स एज अबो। यानी इस इक्वेशन का क्या, इस वाले ट्रेंड का रिवर्स हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? दो मेटल्स के बारे में पढ़ा, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा और कॉपर 2 प्लस के बारे में पढ़ा। मैग्नीशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है? अगर हम मैग्नीशियम को फॉस्फेट के साथ बाइंड नहीं करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा? जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो अनबाइंड होगा और सिंगल स्ट्रैंड के अंदर हमें वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्यों सिर्फ, मतलब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ही क्यों इंटरेक्ट करता है फॉस्फेट, जो चार्ज के बेस पे हमने बताया था कि जो फॉस्फेट होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो बेसिक मीडियम के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा तो ज़्यादा स्टेबल डीएनए की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद मैंने बताया कि जो कॉपर होता है वो डिस्टेबलाइज करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो बेस के साथ भी बाइंड हो जाता है और इसके फॉस्फेट के साथ भी बाइंड हो जाता है, जिससे चारगेफ रूल का ब्रेक डाउन होता है। दैट्स वाई कॉपर जो है वो डिस्टेबलाइज करता है डीएनए के स्ट्रक्चर को। उसके बाद हमने यहाँ पे सीरीज देखी मेटल आयन की फॉस्फेट के साथ, और फिर हमने सीरीज देखी मेटल आयन की किसके साथ? नाइट्रोजीनियस बेस के साथ अटैचमेंट होने की। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखो कि जो हमारा डीएनए, हम क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। और डीएनए का रेप्लिकेशन तभी तो पॉसिबल होगा जब पहले हमारे पास डीएनए बनेगा, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं? उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो डीएनए के बनने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ पॉलीमरेज एंजाइम। और वो जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो बिल्कुल सेम होता है टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ पेरेंट डीएनए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि DNA polymerase enzyme is responsible for the synthesis of new DNA having the same nucleotide sequence of parent DNA। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज दो टाइप के मेटल आयन से मिलके बनता है। एक होता है जिंक मेटल आयन और एक होता है हमारे पास मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का हमने पीछे पढ़ा था अभी थोड़ा बहुत, मतलब क्या रोल था उसका। तो इसके अंदर एक और मेटल आ गया, जिंक आ गया। मैग्नीशियम पढ़ लिया, कॉपर पढ़ लिया, कॉपर के बारे में। उसके बाद अब हम जिंक के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसके अंदर दो तरह के मेटल्स होते हैं, एक होता है जिंक और एक होता है हमारे पास मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो जिंक आयन होता है डीएनए पॉलीमरेज का, ये कोऑर्डिनेटेड होता है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द न्यू स्ट्रैंड डीएनए, यानी कि जो हमारा नया डीएनए बना है ना, उस नए डीएनए के स्टैंड मतलब देखो जिंक आयन जो है डीएनए पॉलीमरेज का, वो कोऑर्डिनेटेड होता है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। और वो जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके होंगे, जो हमारा नया डीएनए बना है, यानी नए डीएनए के जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उनके साथ हमारा जो जिंक आयन है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जिंक आयन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज कोऑर्डिनेटेड विथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। जबकि हमारा जो मैग्नीशियम आयन होता है, मैग्नीशियम आयन कोऑर्डिनेटेड होता है बीटा और गामा फॉस्फेट के साथ, वाइल मैग्नीशियम आयन इज कोऑर्डिनेटेड विद बीटा एंड गामा फॉस्फेट। तो यानी शुगर से क्या अटैच होते हैं, फॉस्फेट। तो शुगर से जो फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड एज अल्फा, सेकंड पोजीशन कॉल्ड इज बीटा और थर्ड होती है गामा। अब यहाँ पे फंक्शन जो होता है मैग्नीशियम आयन का, वो पायरोफॉस्फेट को रिलीज करना होता है। द फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम आयन टू रिलीज पायरोफॉस्फेट। अब मैग्नीशियम का तो हमने जो है फंक्शन पढ़ लिया कि वो पायरोफॉस्फेट को रिलीज करने के लिए अंदर यूज किया जाता है। यहाँ पे जो जिंक आयन होता है, जिंक आयन भी रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम्स की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, राइबोसोम्स की स्टेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिंक आयन। जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, राइबोसोम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस करना, वो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो मैग्नीशियम आयन का क्या फंक्शन था, पायरोफॉस्फेट को रिलीज करना। और जिंक आयन का मतलब, जिंक आयन का क्या फंक्शन है, राइबोसोम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सो मैग्नीशियम आयन पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने कॉपर आयन पढ़ लिया, कॉपर आयन के बाद हमने जिंक आयन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं मर्क्यूरिस आयन की। मर्क्यूरिस आयन भी क्या करता है, मर्क्यूरिस आयन भी हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करता है। देखो, mercurous ion having tendency to coordinate with two thymine destabilize the DNA structure। mercurous ion भी DNA के स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करता है। कैसे करता है, क्योंकि हमारा जो mercurous ion है वो कोऑर्डिनेटेड हो जाता है दो थायमीन के साथ। दो थायमीन के साथ जब वो बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनके बीच में, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारा थायमीन है उसको बॉन्ड किससे बनाना होता है, एडेनिन से बनाना होता है। लेकिन मर्क्यूरिस आयन जो है वो दो थायमीन से अटैच होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। दैट्स वाई हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे हमने Hg2+ की भी बात कर ली, मर्क्यूरिस आयन की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्यूमिनियम 3+, Al3+। तो एल्यूमिनियम 3+ भी क्या करेगा, मेटल के उसको मेटल आयन को डीएनए को डिस्टेबलाइज करें। Al3+ इज ऑल्सो डिस्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करेगा। क्योंकि जब एल्यूमिनियम थर्ड जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर जब एक्यूमुलेट हो जाता है ना, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एल्जाइमर डिजीज़। एल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है, जिसके अंदर हमारी जो मेमोरी पावर है वो कम हो जाती है, जो हमारे ब्रेन के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसा हमने यहाँ पे लिखा है कि एल्यूमिनियम 3+ इज ऑल्सो डिस्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। व्हेन एल्यूमिनियम 3 इज एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन, दैट डिजीज इज नॉन एज एल्जाइमर डिजीज, मेमोरी पावर डिक्रीज विच डिस्ट्रॉय द डीएनए इन ब्रेन।
तो ये एक था हमारा किसके डिस्कशन, रोल ऑफ मेटल आयन इन डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर मेटल्स आयन का क्या रोल होता है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैग्नीशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अगर वो बाइंड नहीं होगा फॉस्फेट से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्ट्रैंड के अंदर आ जाएगा। ये सिर्फ फॉस्फेट, जो फॉस्फेट है वो सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ ही बाइंड कब करेगा, ये पढ़ा। फिर हमने देखा कॉपर 2+ डिस्टेबलाइज करता है। अ, अब क्यों करता है वो मैंने आपको बता दिया था कि कॉपर 2+ क्यों करेगा, कॉपर 2+ क्यों करता है डिस्टेबलाइज मेटल आयन को, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो बेस के साथ भी बाइंड अप हो जाता है और किसके साथ, फॉस्फेट के साथ भी। दैट्स वाई वो वहाँ पे कॉपर 2+ आयन भी क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। उसके बाद हमने देखा कि भाई डीएनए बनता है तो मतलब रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो बनेगा तभी तो रेप्लिकेट होगा। तो फिर हमने वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम की बात की थी। डीएनए पॉलीमरेज के 2 एंजाइम्स होते हैं, जिंक और मैग्नीशियम, उनके बारे में पढ़ा हमने कि जिंक कोऑर्डिनेटेड होता है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ऑफ न्यू, जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना है उसके हाइड्रोक्सिल से, जबकि मैग्नीशियम जो है वो बाइंड होता है किससे, बीटा और गामा फॉस्फेट के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने मर्क्यूरस आयन पढ़ा और उसके बाद हमने लास्ट एल्यूमिनियम आयन के बारे में पढ़ा। तो ये पूरा था रोल ऑफ मेटल आयन इन डीएनए रेप्लिकेशन। सो अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।